साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है नेट हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर का वीडियो है। 2000 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। जो पेपर 2 होता है ना 100 मार्क्स के, सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, उसका हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। और ये हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और ये चौथा वीडियो है। जैसे कि आपको पता होगा कि नेट का जो 2025 का फॉर्म है वो आ गए हैं और 5 मई तक उसके लास्ट डेट है। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखें और इसके हिसाब से आप अपना तैयारी शुरू कर दें। और इस तरह से समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और हमारा जो 53 नंबर क्वेश्चन है, और ये इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमने दूसरे वीडियो में किया हुआ है, और ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें कि हम 53 नंबर क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है। तो फिलेबुस जो है ना वो अधिक उपादेय नहीं है। बाकी जितने भी हैं, फेद्रुस है, रिपब्लिक हैं, इयोन है, ये सब मतलब बहुत अच्छे हैं, जबकि ये ना आलोचनात्मक सामग्री नहीं है फिलेबुस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऐसे उपन्यास हैं जो कि साहित्यकारों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ। तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं तो महासमर। तो महासमर जो है ना वो किसी साहित्यकार की जीवनी पर आधारित नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, मानस का हंस बात कर लेते हैं तो ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जो कि तुलसीदास का जीवनी है। किसका है? तुलसीदास का जीवनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला जो है खंजन नयन। तो खंजन नयन जो है ना ये सूरदास की जीवनी है। ठीक है, ये किसकी जीवनी है? सूरदास की जीवनी है। जो खंजन नयन है ना वो सूरदास की जीवनी है। तो इसमें बी और डी जो है ना दोनों जीवनी है। तो बी और डी किस ऑप्शन में है? ए में है। तो 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 55। तो 55 कह रहा है ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईदगाह जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि नेट के सिलेबस में भी लगी है। ठीक है, तो इसमें इससे जुड़ा लगभग बहुत सारे सवाल नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको यहाँ पे एक बार सबको बता देना चाहूँगा। ठीक है, तो जो ईदगाह के सभी पात्र हैं, ठीक है, वो कौन कौन से खिलौने खरीदते हैं ये कई बार मिलान करने को दे देता है। तो हामिद जो है ना, हामिद तो सबको पता है चिमटा खरीदता है। हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। ठीक है, हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। ठीक है, तो हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। हामिद जो है चिमटा खरीदता है। नूरे जो है वकील खरीदता है। नूरे जो है वकील खरीदता है। नूरे वकील खरीदता है। महमूद जो है सिपाही खरीदता है। महमूद जो है वो क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। मोहसिन जो है ना भीस्ती खरीदता है। मोहसिन जो है ना भीस्ती खरीदता है। ठीक है, उसके बाद से अगला जो है ना सम्मी जो है ना खंजरी जो बजाया जाता है ना, खजरी खरीदता है। ठीक है, तो ये आप सबको याद कर लेंगे। हो सकता है कि अगली बार कोई दूसरा पूछ ले। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मोहसिन, तो मोहसिन क्या खरीदता है? भीस्ती खरीदता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नीड़ का निर्माण, फिर आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, और बसेरे से दूर। ठीक है, तो इसमें नीड़ की निर्माण कर, क्या भूलूं क्या याद करूं, और बसेरे से दूर, ये सभी जो है वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा ही है। और उसमें पहला जो है ना वो क्या भूलूं मैं क्या याद करूं है। ठीक है, अच्छा नीड़ का नीड़ दूसरा है और ये तीसरा है। 4 है इनका, एक और है। ठीक है, और जो आज के अतीत है ना वह भीष्म साहनी की आत्मकथा है। किसकी है? भीष्म साहनी जो है ना तमस लिखे हुए हैं, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आज के अतीत, भीष्म साहनी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन।
57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मानव विकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियां की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्यत हैं? ठीक है, तो जो 57 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम देख लेंगे, कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियां ना किस निबंध से उद्यत हैं। पहला है कविता क्या है, दूसरा है भाव या मनोविकार, तीसरा है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, और जो डी है चौथा है वो है प्रभु तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 57 का वो हो जाएगा बी, भाव या मनोविकार से उद्यत हैं। ये पंक्तियां भाव या मनोविकार जो निबंध है ना उससे उद्यत हैं। अब हम बात कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से तमस उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, तमस उपन्यास में वर्णित है। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है इसमें, संग्राम का। विभाजन की पृष्ठभूमि, हाँ ये है। उसके बाद सांप्रदायिक विद्वेष, ये भी है। अंग्रेजों की दयनीय स्थिति, नहीं ये नहीं है। अब जरा समझिएगा, तमस उपन्यास जो है ना भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास में जब भारत का विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद से जो सांप्रदायिक विद्वेष हो रहा है ना, मारकाट हो रहा है ना, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विभाजन की पृष्ठभूमि तो उसमें है ही है, साथ में सांप्रदायिक विद्वेष, जो लोगों के बीच के भाईचारा का अभाव था, जो मारकाट मचा हुआ था, उसका वर्णन है। तो बी तथा सी सही जवाब हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी में सही है। अगला हम बात कर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा शोभती के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाएं। ठीक है, तो कृष्णा शोभती के जो उपन्यास है ना उसका सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, समय और सरगम जो है ना 2000 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2000 में। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष हुआ था। और जिंदगी नामा की बात कर लेते हैं तो 1979 में लिखा गया था। 1979 में लिखा गया था। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा गया था। सूरजमुखी अंधेरे के कब लिखा गया था? 1972 में लिखा गया था। दिलो दानिश, ठीक है, दिलो दानिश कब लिखा गया था? 1983 में लिखा गया था। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं जिनका प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रम में सजाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1972 वाला आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन एक में आना चाहिए। तो सी ऑप्शन ए में है, तो 59 का ए जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। एक इनका और प्रसिद्ध उपन्यास है कृष्णा शोभती का, वो आप याद कर लीजिएगा, इसमें नहीं दिया है बट मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मित्रो मरजानी, मित्रो मरजानी, ये जो इनका उपन्यास है ना, ये उपन्यास है ना, इसका प्रकाशन वर्ष जो है ना 1967 है। मित्रो मरजानी, ठीक है, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? कह रहा है गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदीगिरी से मुक्त करवाया। ये तो सही है। अब हम बात कर लेते हैं 60 के बाद से अगला क्वेश्चन, अगला जो भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। और 60 के बाद से अगला ऑप्शन है जो यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे। खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। नहीं, हालांकि इतिहास दूसरा कहता है, बट जो सिलेबस में वर्णन है जो हमारे रेवा तट में है उसके अनुसार तो ये नहीं है। सी कह रहा है सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी को नरेश को ससम्मान वापस घर भेजा। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, सुलह और शांति भी नहीं किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला। कह रहा है पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। ठीक है, चेतावनी दे करके भगा दिया है। ठीक है, तो देखो ऐसा भी नहीं हुआ था। सॉरी, यहाँ देखेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज ने नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। नहीं, भगाया नहीं था, ससम्मान वापस किया था। ठीक है, भगाया नहीं था, तो ससम्मान वापस इसमें किया था सी में। ठीक है, ये उधर सही था। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा।
और इसका जब ए और सी सही जवाब हो जाएगा तो वो ऑप्शन बी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में क्या है, पंजाब, पूर्णिया, शिवपालगंज, गंगौली, आधा गाँव, राग दरबारी, मैलांचल, जिंदगीनामा है। देखिए मैं आपको बताऊँगा कि जितने भी उपन्यास हैं, कथा कहानी है, ठीक है, निबंध हैं, उनमें यदि कोई गाँव का, कोई शहर का नाम आया है तो उसको भी आप याद रखें, क्योंकि ऐसा दे देता है। आपके सामने तो है ही सवाल। देखिए ना, पंजाब का वर्णन किस में है, तो जो पंजाब का वर्णन है ना वो जिंदगीनामा उपन्यास में है, ठीक है। पंजाब के एक दलित परिवार की कहानी है इसमें, ठीक है। तो पंजाब में क्या है, जिंदगीनामा का वर्णन किस में है, पंजाब का है। सबको पता है कि पूर्णिया का जो है मैलांचल में है। पूर्णिया का किस में वर्णन है, बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसका वर्णन किस में है, मैलांचल में है। तीसरा जो है शिवपालगंज, तो शिवपालगंज का जो है राग दरबारी में वर्णन है, किस में है, राग दरबारी में वर्णन है। और उसके बाद से गंगौली जो है, गंगौली का वर्णन कहाँ है, आधा गांव में है। गंगौली जो उसका वर्णन कहाँ है, आधा गांव में है। तो अब ऑप्शन से देख लेंगे, ए का 4 मात्र एक ऑप्शन में डी में है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 62 का। अब हम बात 61 का। अब हम बात कर लेते हैं 62, और 62 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक की बात कर लेते हैं, तो वो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। अब हम बात कर लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का मत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। क्यों पले पीस कर किसी को तुम, बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ जो है ना किस रचनाकार की हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 64 का, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्तियाँ हैं। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी, ठीक है। ये पंक्तियाँ किनकी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियाँ हैं। अब मैं बात कर लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसमें प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि किस उपन्यास में सर्ग का प्रयोग किया गया है, किस में अनुच्छेद, किस में कितने भाग के रूप में बांटा गया है, किस में परिच्छेद के रूप में बांटा गया है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछते हैं। बगल में दे देगा मिलान करने के लिए, और इधर उपन्यास या नाटक का नाम दे देगा, फिर तो समस्या हो जाएगी। 66 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि रत्न खान के रचयिता कौन है। तो रत्न खान के रचयिता जो हैं वो मलुक दास हैं। रत्न खान के रचयिता कौन है, मलुक दास हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र की, तो इनका रसखान की, इनका प्रेम वाटिका सबसे प्रसिद्ध कीर्ति है। प्रेम वाटिका जो है ना इनकी प्रमुख कीर्ति है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो है नंददास। तो नंददास का रस मंजरी, विरह मंजरी, ठीक है, विरह मंजरी, ये इनकी प्रसिद्ध क्या हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सुंदर दास की। तो सुंदर दास का एक प्रसिद्ध रचना क्या है, सुंदर विलास है। क्या है, सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ऑप्शंस में हैं उनके रचना के बारे में हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ से 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है। तो अरे यायावर रहेगा याद ये जो है ये यात्रा साहित्य है, लेकिन आखिर इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, अज्ञेय हैं। अज्ञेय हीरानंद, सचितानंद, वात्स्यायन अज्ञेय क्या हैं, इसके रचनाकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। नीरव मुरली कलरव चुप अलीकुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की इसी तममय हृदय पुलिन में, ठीक है। इस छंद से संबंधित सही भाव है। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, सही बात है। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, ये भी सही है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी,
ठीक है, नहीं इसमें दुख की बात तो कहीं कुछ कह ही नहीं रहा है। बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भंवरे भी गुंजान नहीं कर रहे थे, ये भी नहीं। तो ए तथा बी सही जवाब है, और ए तथा बी किस ऑप्शन में है, बी में ऑप्शन है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं निश्चित अर्थ, भाई ये प्रयुक्त होता है। मुख्य अर्थ, ये भी प्रयुक्त होता है। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, ये भी प्रयुक्त होता है, लेकिन अन्यार्थ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में ये हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का है शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं। तो शाब्दिक व्यंजना के प्रकार क्या हैं, बी तथा सी वाले हैं। ठीक है, तो बी तथा सी हैं, क्या है, शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं। तो बी तथा सी हमारे किस ऑप्शन में है, बी में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी की हैं, ठीक है, जो कि माधवराव स्प्रे के द्वारा लिखा गया है, माधवराव स्प्रे के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, पूस की रात प्रेमचंद्र का है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र का है, प्रेमचंद्र नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन जो है, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है। तो यह दंडयायन का है। क्या है, दंडयायन का है। तो 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। यानी कि इसमें कौन सा निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बादलों के घेरे में, क्योंकि बादलों के घेरे में किसका लिखा हुआ है, तो ये कृष्णा सोबती का लिखा हुआ है। किसका है, कृष्णा सोबती का। ठीक है, कृष्णा सोबती का लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों जो है ना, अंधेरे में, पिछली गर्मियाँ, दूसरी दुनिया, ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, जबकि बादलों के घेरे में किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, 74 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि सुफल जन्म मोके गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मुक गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है। तो उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं वो नामदेव के द्वारा लिखी गई हैं। ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई हैं, नामदेव के द्वारा लिखी गई हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा, बी मम्मट का हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइए रिचर्ड्स की दृष्टि से काव्य भाषा की विशेषताएं है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो जो 76 नंबर क्वेश्चन है उसका सही हो जाएगा ए तथा सी, छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। ठीक है, तो ए और सी किस ऑप्शंस में है, सी में है। ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन जो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अब पढ़ते हैं कि अभिकथन क्या है। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, ये बात सच है। उसके बाद से कह रहा है रीजन में, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठक के अर्थ को सामान्यकरण संभव नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो ए भी सही है तथा उसकी व्याख्या आर भी करता है, तो इसका सही जवाब 77 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फिर 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है।
उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो ये जिंदगी नामा के जो संदर्भ में लिखा गया है। ठीक है, जिंदगी नामा जो है उपन्यास के प्रारंभ में ये बातें लिखी गई हैं। उसके बाद से अगला 79 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 79 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। 79 नंबर कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित हैं तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। सही बात है, आवश्यक है, ये तो सही दिख रहा है 79 का। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो भी रीजन्स हैं और ऑप्शंस हैं। क्योंकि स्त्री जो है सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। ठीक है, तो ये बात ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो 79 का क्या हो जाएगा? ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। और 80 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु साहित्य संबंधी अवधारणा है। ठीक है, साहित्य बैठे ठालों का विलास है, साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी साहित्य में भाषाएं हैं जो कि ग्रामीणों की नहीं, शहरों की हैं या ग्रामीणों की हैं, तो शिक्षा से हट करके किसी दूसरे चीज़ों के लिए, तो कोई ज़रूर नहीं है शिक्षा के लिए, लेकिन साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 81 नंबर कह रहा है आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय हैं। आकाशदीप कहानी में किस चीज़ की वर्णन किया गया है? ठीक है, तो अब देख सकते हैं पहला कह रहा आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण उसमें कहीं है नहीं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि पिता की हत्या का प्रतिशोध, तो ये है उसमें। ठीक है, उसके बाद से प्रच्छन्न प्रेम यानी छिपा हुआ प्रेम, ये भी है। पुरुष की निरंकुशता भी नहीं है। तो बी तथा सी किस ऑप्शन में? ए में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 81 का ए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन और 82 नंबर क्वेश्चन जो है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के, जो 82 नंबर क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम में सबसे पहले कह रहा है कि, तो उसमें क्या है? सबसे पहले सामान्य परिचय है। ठीक है, और लास्ट में फुटकल रचनाएं हैं। ठीक है, और 2 नंबर पे क्या है? अपभ्रंश काव्य हैं, और 3 नंबर पे देश भाषा काव्य हैं। तो BADC ऑप्शन सही बी हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो जो 83 क्वेश्चन है इसमें देख लेंगे। सागर मुद्रा जो है ना 1970 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। नदी की बांक पर छाया जो है ना 1921 में प्रकाशित हुआ था। आंगन के पार द्वार, हाँ अज्ञेय का है, 1961 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये 1973 में हुआ था। ठीक है, ये 1973 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही क्रम लगाना है तो सबसे पहले 1921 वाला आएगा, यानी नदी की बांक पर छाया, यानी कि बी 1 पे होगा। तो बी मात्र एक ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन जो है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में निम्नलिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर मर गया है। ठीक है, उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 84 का। तो इसमें क्या है ना कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, तो ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्योंकि नीत्शे का मानना है क्योंकि ईश्वर मर गया, ये सही रीजन जो सही है। तो एक कथन गलत और कारण सही, ये ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी में, कि ए जो सही नहीं है, लेकिन आर जो रीजन उसका क्या है? सही है। अब बाकी ये सब किस में भी नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन जो है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भरे निपट सुधारी। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ जो हैं, आयो घोष बड़े व्यापारी जो हैं, इसमें
फाटक शब्द का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन, और सी मतलब बड़ा दरवाज़ा, डी मतलब झोपड़ी में लगाई जाने वाली टाटी, जो टाटी होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, फाटक, यानी जो अनाज के फटकने से उसमें जो निकला हुआ रहता है ना बेकार की चीज़ें, उसी को हम यहाँ पे कहा गया है। और हाटक का मतलब होता है सोना। क्या होता है, हाटक का मतलब गोल्ड, स्वर्ण, सोना होता है, ठीक है। तो फाटक देकर हाटक मांगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते, कवित संज्ञक वे छंद हैं। तो उन छंदों को छप्पय के नाम से जाना जाता है। 86 का डी सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियंबद्ध की तरह इसकी साधना में, ठीक है, तो आत्म अन्वेषण करना पड़ता है, ठीक है। परान्वेषण करना पड़ता है, नहीं। सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, नहीं। समाज में प्राणमुख होना पड़ता है, नहीं। देखिए, असाध्य वीणा हो गया, साहित्य साधना की संकेतक है, तो इसमें खुद से आत्मान्वेषण करना पड़ेगा, ठीक है। तो 87 का ये सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 88, और 88 कह रहा है कि सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ हैं। तो सोजे वतन संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ हैं, तो उसमें यही मेरा वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम है, आहुति और जुलूस उसमें नहीं है। तो ए और सी किस में है, सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 89 कह रहा है, प्रकाशन की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो लागो हरिरंग जो है वो 1985 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1985 में प्रकाशित हुआ था। परंपरा कोई बंधन नहीं 1976 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आंगन का पंछी बंजारा मन, ये जो हुआ था 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद से चितवन की छाह, तो चितवन की छाह जो है 1953 में हुआ था, ठीक है। तो अब देख लेंगे 1953, यानी कि डी ऑप्शन पहले में आना चाहिए। 1953 के बाद 1963 डी तो डी ऑप्शन एक में है, बी में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। तो कह रहा है हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई क्या है, भोला राम का जीव है, ठीक है, भोला राम का जीव है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं मैं क्या याद करूं की आत्मकथा है। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय इनका निबंध है। और हाथ से क्या है, रमणिका गुप्ता, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे A4 और B1 किस में है वो देख लेंगे, A4 B1, तो A4 और B1 मात्र सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए, जब नेट का हम पेपर देते हैं ना, तो उसमें लास्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 मार्क्स के, जो कि आर्टिकल पढ़ करके उसका जवाब देना होता है। और इसमें लगभग सबके 10 यानी 20 नंबर्स में 10 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स के हुए 18 नंबर तो लगभग सबका आ ही जाता है। और इसमें यदि कोई गलती करता है तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें गलती नहीं करना है। और आसान होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ के देना होता है। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है, तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। 1000 तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म, सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे की गुण बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कभी विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर कह रहा है कि श्रोता सुंदर शब्द का सामान्य अर्थ ही लेते हैं।
क्योंकि श्रोता शब्द का विशेष अर्थ नहीं ले सकते, नहीं ऐसा भी नहीं है कि विशेष अर्थ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वक्ता के निर्देश पर श्रोता सुंदर का विशेष अर्थ लेते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो तो श्रोता पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद से कह रहा है कि सुंदर शब्द सुंदरता का सामान्य अर्थ ही देता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ ले लेता है। ये डी एकदम सही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 92 नंबर, ठीक है। 92 नंबर कह रहा है कि कवि साधारणीकरण क्यों करता है? इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। वह साधारण की प्रतीति साधारण रूप में करना चाहता है। वह विशेष के सहज अर्थ का बोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है, ये एकदम सही है। उसके बाद से डी कह रहा है कि समता मूलक दृष्टि के कारण वह हर चीज़ को साधारण दिखाना चाहता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। क्यों दिखाना चाहेगा लेखक चाहेगा कि जिसकी जैसी दृष्टि हो उस चीज़ों को वो वैसा समझे, तो वो समता मूलक लेके नहीं चलता है, सबके लिए बराबर लेके नहीं चलता है। हो सकता है कोई बुद्धिजीवी वर्ग का पाठक होगा तो वो उसको अलग समझेगा, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है पाठकों पे और उसकी जो मनोव्यथा है उस पर, मनोदशा पे होता है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द सदा सामान्य अर्थ ग्रहण करते हैं, क्योंकि शब्द में विशेष अर्थ ग्रहण व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, नहीं ऐसा नहीं है, होती है, क्षमता तो होती है, तो ये गलत है। हर शब्द केवल सामान्य अर्थ का होता है, ये भी गलत है। प्रयोक्ता सामान्य अर्थ को ही समझता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। विशिष्ट अर्थ को भी समझता होगा वो, कोई जरूरी थोड़ा है कि वही समझेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? सामान्यतः सामान्य अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर निर्भर कराता है। गुड, ये सही जवाब है। अब हम बात कर लेते हैं 94 नंबर। हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है, क्योंकि लेखक में कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। आर्टिकल के अनुसार तो यही है कि नहीं है, ठीक है। वह कवि की तरह बात को अलंकारिक ढंग से व्यक्त नहीं करना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति करना चाहता है, ये भी नहीं है। लेखक अभिधामूलक अभिव्यक्ति की आग्रही है, इसलिए वह काकू वक्रोक्ति और उपमान योजना को निरर्थक समझता है, नहीं। वो सामान्य में बात करना चाहता है तो अलंकार वगैरह की बात आएगा नहीं, ठीक है। और सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति करना चाहता है, ये सब उतना तो सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता ही नहीं है, ये सही जवाब है। आर्टिकल पढ़िएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 95 नंबर कह रहा है कि सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है, बस डायरेक्ट मिल गया। अब वो कह रहा है कि भाष्यकार होता है, एकदम बिल्कुल नहीं। मीमांसक होता है, नहीं। विशेष अर्थ बोध कराने वाला कलाकार होता है, नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आर्टिकल के द्वारा है, दिया गया है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। विवाह के व्यवसाय में स्त्री की विद्या पासंग बने हुए ढेले के समान है, जो तुला के दोनों ओर समान रूप से गुरु कर देता है। कुछ उसके मानसिक विकास के लिए नहीं, उसकी योग्यता उसकी कलापति के प्रदर्शन तथा गर्व की वस्तु है। उसे सत्यम शिवम सुंदरम तक पहुंचाने का साधन नहीं। उसकी कोमलता, करुण, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि गुण से उसे पुरुष की इच्छानुकूल बनाने के लिए आवश्यक हैं। संसार पर कल्याण वर्षा के लिए नहीं, न स्त्री को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का अधिकार है, और न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार चिरा निवेदित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी किसी ने नहीं किया। वातावरण भी धीरे धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत करता रहता है। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं यदि साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो। जिस गृह को बचपन से उसका लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस पर अन्न वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित है, यदि उसके जीवन पर उसका कोई भी स्वत्व होता है, तो वह दासता स्पृहणीय प्रभुता बन जाती है। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि विवाह की प्रथा में वर और कन्या के माता पिता सिर्फ उसकी भलाई का प्रयास करते हैं। ये 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है।
और कह रहा है कि विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके और ससुराल का गौरव तो बढ़ा देती है, लेकिन अपने व्यक्तित्व के भीतरी विकास में इसका उपयोग नहीं कर पाती। एकदम ये बात सही है, आर्टिकल को पढ़ने के बाद से यही एहसास होता है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा सही जवाब। अब हम बात कर लेते हैं 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पति के घर में जाकर स्त्री का जीवन पति के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन जो है, पति के घर में जाकर स्त्री का जीवन पति के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है और उसका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। देखिए ऐसा भी नहीं है, इसका चर्चा स्पष्ट आर्टिकल में नहीं है, और हम जो भी बात करेंगे ऑप्शंस में वो आर्टिकल के हिसाब से ही बात करेंगे। ठीक है, अगला बी कह रहा है कि जिस घर को बचपन से गृहिणी का लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस घर में जाकर वो अपने जीवन पर उसका अधिकार बना रहता है तो उसकी गुलामी भी स्वागत योग्य कही जा सकती है। तो ये सही बात है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पति के घर जाने के बाद गृहिणी का नाम और चेहरा छीनकर उसे घर की मालकिन बना दिया जाता है, ऐसा भी कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं है। उसके बाद से डी कह रहा है पति गृह में गृहिणी अपने जीवन का अधिकार और स्वत्व से हीन होने पर भी शहीद होने का गर्व महसूस करती है। नहीं, शहीद होने की बात तो कहीं आया ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं 98। तो जो 98 नंबर क्वेश्चन है आप यहाँ से देखेंगे, तो 98 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि स्त्री को समाज कल्याण का काम कठिन लगता है, जबकि उसे अपने अर्जित गुणों को पुरुष की इच्छा के अनुरूप ढालना सरल लगता है। ऐसा नहीं है, इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात की गई है, समर्पण का नहीं। उसके बाद से बी कह रहा है स्त्री स्वयं समाज के कल्याण नहीं करना चाहती है। ऐसा नहीं है, कल्याण करना चाहती है, तो डायरेक्ट यहीं से गलत हो गया। स्त्री द्वारा अर्जित मानवोचित गुणों को पुरुष प्रधान समाज लोक मंगल के कार्यों में लगाना नहीं चाहता है, इसके कारण कि उसके गुणों को पुरुष की इच्छा के अनुरूप अनुकूलन किया जाता है। सी सही जवाब हो जाएगा 98। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं 99 नंबर। तो जो 99 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी का अधिकार किधर गया जी, गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता है तो भी बड़ी गौरव की बात है। बिल्कुल नहीं है, गौरव की बात कहाँ से हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि घर का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है तो गृहिणी का परम कर्तव्य है, चाहे उसकी इच्छा का विपरीत ही क्यों ना। ऐसा थोड़े है कि इच्छा का विपरीत होगा फिर भी वो करेगी, क्यों। इसी कह रहा है कि यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी को अपना सब कुछ निछावर करना पड़े तो ये भी श्रेष्ठ करे। बिल्कुल नहीं। डी यदि गृहिणी अपनी इच्छा से अपने अधिकार के गौरव के साथ घर का उत्तरदायित्व निर्वाह करती है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो कह रहा है पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का न तो सामाजिक नियमों के विरोध में मुंह खोलने की छूट है और न ही अपने जीवन के लक्ष्य निश्चित करने की आज़ादी है। गुड, ये एकदम सही आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है, स्त्री को अपनी बौद्धिक शक्ति पर इतना अभिमान है, अभिमान की तो बात कहीं नहीं गई है। स्त्री स्वयं हिंसा ग्रंथि की शिकार है, इसलिए वो सामाजिक नियमों का विरोध में मुँह खोलने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, स्त्री आगे बढ़ना चाहती है, समाज में अपना उत्तरदायित्व देना चाहती है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज उसे नहीं देना चाहता है। स्त्री इतनी सहनशील है कि वो समाज के बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझती। ऐसा थोड़ा कि आवश्यक नहीं समझती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा। मिलेंगे अगले जो भी 2025 के दिसंबर में 2024 के दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसके साथ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।